हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स और ये नवंबर 2023 का एडिशन है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को कवर किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो कवर करने के बाद आपको ऑलमोस्ट पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है। और पीडीएफ आपको अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित। तो देखा जाए तो 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। और ये प्रदर्शनी जो है वो 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित की गई है। इस व्यापार मेले में 2000 से अधिक उत्पादों और 300 ब्रांड्स ने भाग लिया। इसमें 66 देश से 400 से अधिक खरीदारों ने इस व्यापारिक प्रदर्शनी में भाग लिया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के साथ 54 जीआई उत्पादन भी इस योजना में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। तो देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई प्रगति बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2023 में 61.05 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित करके वर्तमान वित्त वर्ष में प्रगति चार्ट में से जो स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं, और जबकि देश के शीर्ष 10 जिलों में से 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। देश के शीर्ष 5 जिले के बारे में अगर देखें तो पहला स्थान पे आपको बुलंदशहर है, उत्तर प्रदेश का ही। फिर दूसरा असम का है साउथ सलमारा मनकचर। तीसरा आपको बरेली, उत्तर प्रदेश का। चौथा मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का। पांचवा बदायूं, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। टॉप 10 में 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, विशेष रूप से साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातिरी में सुधार करना। ठीक है। आगे है कि सरकार 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 31.25 लाख सब्सिडी होगी। इस योजना के तहत देखा जाए तो ये योजना जो है वो 3 चरणों में लाभ प्रदान करती है। पहला चरण है आपको, इस पहले इकाई में क्या है कि निर्माण लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करता है। दूसरे चरण में होगा दुधारू गायों की खरीद, बीमा, परिवहन के लिए 12.5% सब्सिडी प्रदान की जाती है। और चरण 3 में है कि परियोजना लागत पर शेष 12.5% सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जिले पंचावत और पिथौरागढ़ शामिल। ठीक है। स्वदेश दर्शन में 2 और जिले शामिल किए गए हैं, एक है पंचावत, एक है पिथौरागढ़। ये दोनों उत्तराखंड के हैं। ठीक है। देखिए, सरकार के द्वारा जो पर्यटन मंत्रालय है, सरकार के पर्यटन मंत्रालय, और ये पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों पंचावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया। इसका उद्देश्य है कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना तथा आगंतुकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है भारत के पर्यटन क्षेत्र की क्षमता को विकसित करना, व्यापक बनाना और अधिकतम करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की।
वेस्ट टू वेल्थ के विषय पर कार्य करते हुए पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। और इस तरह लोगों के उनके सूखे कचरे के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के तहत भुगतान किया जाएगा। अत्यधिक सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के 4 शीर्ष कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो देखा जाए तो 16 सितंबर 2023 को देश भर में 84 कलाकारों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया और कला संस्कृति अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें बिहार के 4 कलाकारों को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। उन 4 कलाकारों के बारे में देखें तो पहला है आपको सुमन कुमार। सुमन कुमार जो है वो नाट्य अभिनय के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है और वो आकाशवाणी पटना से भी जुड़े हैं और दूरदर्शन में समाचार वाचक रहे हैं। फिर दूसरा है आपको रघुवर मलिक। रघुवर मलिक जो है वो दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और रघुवर मलिक को हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद गायकी के लिए दिया गया ये पुरस्कार है। फिर तीसरा है भारत सिंह भारती। भारत सिंह भारती जो है वो लोक संगीत के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। चौथा है गणेश प्रसाद सिन्हा। ये नवादा जिले के गणेश प्रसाद सिन्हा को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के 4 किसानों और 2 किसान समूह को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। तो देखिए 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में चल रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में बिहार के 4 किसान और 2 किसान समूह को सम्मानित किया। पुरस्कृत होने वाले किसानों में रोहतास के 2, जमुई मुंगेर के 1-1 किसान शामिल हैं। ठीक है, किसान समूह में लीची कृषक उत्पादक समूह और भागलपुर के कतरनी चावल उत्पादक समूह है। ठीक है, मतलब कहने का ये है जो 4 किसान हैं उसमें से आपको 2 तो रोहतास के हैं, 1 जमुई के हैं और 1 मुंगेर के हैं और 2 जो किसान समूह है उसमें आपको देखा जाए तो लीची कृषि उत्पादक समूह है और ये हो गया आपको और भागलपुर का कतरनी चावल उत्पादक समूह है। ठीक है, देखिए सम्मानित व्यक्ति में देखा जाए तो जमुई के अर्जुन मंडल हैं जो औषधि पौधों के खेती के संरक्षण के लिए उन्हें दिया गया। फिर मुंगेर के सत्यदेव सिंह को चना और तीसी के प्रभेद संरक्षित करने के लिए दिया गया। फिर आपको रोहतास के किसान हैं दिलीप कुमार सिंह, उनको बैगन, टमाटर, करेला, धनिया और सफेद प्रभेद को संरक्षित करने के लिए दिया गया। फिर रोहतास के ही है अर्जुन सिंह, उनको चावल, हल्दी, लौकी के संरक्षित करने के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जीविका दीदी की रसोई योजना 6 और अस्पतालों में शुरू की गई। देखिए 4 सितंबर 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज के साथ 4 अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों के लिए जीविका दीदी की रसोई कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है, और जीविका एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच हुए समझौते के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल मधेपुरा एवं भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा पावापुरी के शुभारंभ के साथ अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर, दानापुर, धमदाहा और फारबिसगंज में जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो वर्तमान में बिहार सरकार और जीविका योजना के संकल्प के अधीन विभिन्न विभागों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग से कुल 106 जीविका दीदी की रसोइयों को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और देखें तो इस पहल के अंतर्गत लगभग 100 ग्रामीण दीदी एवं उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा ये उनके आर्थिक और सामाजिक विकास सहायक बनेगी बनाने में। ठीक है, विकास करने में। और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा जीविका दीदी की रसोई के संचालन की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन। तो 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना में वो परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या 2 कमरे से कम
के कच्चे मकान में रहते हैं, ठीक है? 2 कमरे से कम के कच्चे मकान में रहते हैं। और देखा जाए तो इस योजना के तहत जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं का सुविधा प्राप्त नहीं किए हैं, जिनको जो ये लाभ से वंचित रहे हैं, उनके लिए ये उनके लिए इसके तहत अपना मकान मिलेगा, ठीक है? और इस योजना के तहत 4,75,000 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री लाडली बहाना आवास योजना के तहत, ठीक है? ये आपको भोपाल का है, भोपाल मतलब आई मीन मध्य प्रदेश का है ये योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकेश्वर के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है? और इस परियोजना के निर्माण के लिए 2141 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया। इसमें अद्वैत लोक नामक एक संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है, जो कि देशवासियों में एकता के संवर्धन के साथ ही अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित होगा, ठीक है? और देखा जाए तो इस दर्शन के अध्ययन और प्रचार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वेदांत संस्था स्थापित किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य के बारे में देखें तो उनका जो बचपन है, उनके आध्यात्मिक खोज के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण। तो देखा जाए तो 12 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोटा शहर में विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इससे कोटा में देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की जो लंबाई है, उसमें चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसके बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ। तो 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे देश में 400 मतलब प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। शहरों में सार्वजनिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्थलों, कच्ची बस्तियों के आसपास इंदिरा रसोई खोलने से मजदूर, विद्यार्थी, कामकाजी लोगों को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राज्य सरकार ने कोई भूखा ना सोए की संकल्पना के सरकार का जो संकल्पना है कि कोई भूखा ना सोए, इसको साकार करने के लिए इंदिरा रसोई का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इस योजना में वर्ष भर 1000 रसोई से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देश की पहली सोलर सिटी सांची। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है सांची में कार्बन उत्सर्जन कम करना और नेट जीरो शहर बनाना। सांची में नागौरी पहाड़ी पर 5.5 हेक्टेयर में सोलर प्लांट लगाया गया है। यहाँ 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये सौर पैनल 2.3 लाख पेड़ों के बराबर है, ठीक है? और इसके प्रयोग से सालाना देखा जाए तो 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। सांची में रेलवे स्टेशन, स्कूल, सरकारी कार्यालय, स्ट्रीट लाइट जैसे तमाम संस्थानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। घरों में भी सोलर स्टडी लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खपत कम करने के लिए 1800 घरों में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि उपकरणों का न्यूनतम दरों पर वितरण किया जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, देश का 55वां बाघ अभयारण्य, ठीक है? देखा जाए
तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को प्रदेश मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब तक मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी है। ठीक है। और भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्य की कुल संख्या जो है वो 55 है। भारत में कुल कितने हैं? तो 55 है। जंगली जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है। इससे राज्य को बाघ स्टेट का दर्जा मिला है। प्रदेश में बाघों की संख्या 785 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023। तो 29 अगस्त 2023 को शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 11.9 वर्ष कम कर देता है। मतलब लगभग 12 वर्ष जो है वो कम हो रहा है। किसमें? ये वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों का। ठीक है। और देखा जाए तो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का विवरण प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो विश्व के सभी देशों की तुलना में भारत में जो वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया 2013 से 21 में देखा जाए तो कण प्रदूषण जो है वो 9.7% बढ़ गया है। भारत में 5 स्तरों में 9.5% की वृद्धि हुई है पॉल्यूशन का। ठीक है। उपग्रहों से प्राप्त जो 2021 में PM 2.5 डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण 2020 में 56.2 PM पर मीटर क्यूब से बढ़कर 2021 में 58.7 म्यू जी M3 मतलब m पर पावर 3 है, m क्यूब हो गया है। ठीक है। देखा जाए PM यहाँ आपको पार्टिकुलेट मैटर कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखें तो ये WHO की गाइडलाइन है कि 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है। जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार देखा जाए तो 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज्यादा हो गया है पॉल्यूशन। और 2021 में दिल्ली का जो वार्षिक PM 2.5 स्तर है यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्तर है वो 126.5 म्यू जी पर मीटर क्यूब पाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देश से 25 गुना अधिक है। पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कम करने, हृदय रोग को बढ़ावा देने और बच्चे और मातृ कुपोषण के मामले में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और देखा जाए तो हवा में पाए जाने वाले कण जिनमें धूल, गंदगी, कालिख, धुआं और तरल बूंदें शामिल हैं, जो लंबे समय तक हवा में निलंबित रहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण। तो देखा जाए तो 12 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोटा शहर में विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इससे कोटा में देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसके बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ। तो 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे देश में 400 मतलब प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। शहरों में सार्वजनिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्थलों, कच्ची बस्तियों के आसपास इंदिरा रसोई खोलने से मजदूर, विद्यार्थी, कामकाजी लोगों को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राज्य सरकार ने कोई भूखा ना सोए की संकल्पना के सरकार का जो संकल्पना है
कि कोई भूखा ना सोए, इसको साकार करने के लिए इंदिरा रसोई का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इस योजना में वर्ष भर 1000 रसोई से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, देश की पहली सोलर सिटी सांची। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है सांची में कार्बन उत्सर्जन कम करना और नेट जीरो शहर बनाना। सांची में नागौरी पहाड़ी पर 5.5 हेक्टेयर में सोलर प्लांट लगाया गया है। यहाँ 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये सौर पैनल 2.3 लाख पेड़ों के बराबर है। ठीक है, और इसके प्रयोग से सालाना देखा जाए तो 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। सांची में रेलवे स्टेशन, स्कूल, सरकारी कार्यालय, स्ट्रीट लाइट जैसे तमाम संस्थानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। घरों में भी सोलर स्टडी लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खपत कम करने के लिए 1800 घरों में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि उपकरणों का न्यूनतम दरों पर वितरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, देश का 55वां बाघ अभयारण्य। ठीक है, देखा जाए तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब तक मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी है। ठीक है, और भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्य की कुल संख्या जो है वो 55 है। भारत में कुल कितने हैं? तो 55 है। जंगली जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है। इससे राज्य को बाघ स्टेट का दर्जा मिला है। प्रदेश में बाघों की संख्या 785 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023। तो 29 अगस्त 2023 को शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग 11.9 वर्ष कम कर देता है। मतलब लगभग 12 वर्ष जो है वो कम हो रहा है। किसमें? ये वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों का। ठीक है, और देखा जाए तो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का विवरण प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो विश्व के सभी देशों की तुलना में भारत में जो वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया 2013 से 21 में देखा जाए तो कण प्रदूषण जो है वो 9.7% बढ़ गया है। भारत में 5 स्तरों में 9.5% की वृद्धि हुई है पॉल्यूशन का। ठीक है, उपग्रहों से प्राप्त जो 2021 में PM 2.5 डेटा के अनुसार भारत में प्रदूषण 2020 में 56.2 PM पर मीटर क्यूब से बढ़कर 2021 में 58.7 म्यू जी M3 मतलब m पर पावर 3 है, m क्यूब हो गया है। ठीक है, देखा जाए PM यहाँ आपको पार्टिकुलेट मैटर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ये WHO की गाइडलाइन है कि 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार देखा जाए तो 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज्यादा हो गया है पॉल्यूशन। और 2021 में दिल्ली का जो वार्षिक PM 2.5 स्तर है यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्तर है वो 126.5 म्यू जी पर मीटर क्यूब पाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देश से 25 गुना अधिक है। पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कम करने, हृदय रोग को बढ़ावा देने और बच्चे और मातृ कुपोषण के मामले में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और देखा जाए तो हवा में पाए
जाने वाले कण जिनमें धूल, गंदगी, कालिख, धुआं और तरल बूंदें शामिल हैं, जो लंबे समय तक हवा में निलंबित रहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर पीएम कहलाते हैं। ठीक है। और देखा जाए तो यदि डब्ल्यूएचओ को दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया तो औसत भारतीय निवासी की जीवन प्रत्याशा जो है वो 5.3 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023। तो हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने भारतीय कार्यबल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में देखा जाए तो बेरोजगारी दर, महिलाओं की भागीदारी, अंतर पीढ़ीगत बदलाव और जाति के आधार पर कार्यबल पैटर्न्स को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार समग्र बेरोजगार दर 2021-22 में भारत के 25 वर्ष से कम उम्र के 42% से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं और 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वालों के लिए ये आंकड़ा जो है 21.4% है। कोरोना वायरस महामारी के बाद 60% महिलाएं स्वरोजगार में हैं, जबकि महामारी से पहले ये आंकड़ा 50% था। मतलब कहीं पे ठीक है, कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है। रिपोर्ट में आपको महिला का कार्यबल जो है उसकी भागीदारी में वृद्धि हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आगे देखें तो अंतर पीढ़ीगत परिवर्तनीयता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन सामान्य जातियों से संबंधित श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के श्रमिकों के लिए यह प्रवृत्ति कमजोर रही है। उल्लेखनीय है कि कम शैक्षणिक योग्यता के साथ बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023। तो हाल ही में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों की रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने लगातार दूसरे वर्ष तथा कुल मिलाकर छठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2023 में भारत 40.8 के समग्र स्कोर के साथ तीसवां स्थान प्राप्त किया। यूनाइटेड स्टेट्स न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग विश्व भर में 17,000 से अधिक लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देश अगर देखें तो स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है। खंबात की खाड़ी में इसकी पहचान खनिज टिटानोमैग्नेटाइट के भीतर की गई है, जो कि पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। ठीक है। और प्राकृतिक रूप से अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ रूप में पाया जाने वाला वैनेडियम 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होता है। वैनेडियम का उपयोग अगर देखें तो स्टील मिश्र धातु के उत्पादन के लिए, बैटरी निर्माण में, रक्षा और एरोस्पेस में, ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने में किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारत की कम लागत वाली की एयरलाइन की हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी है। तो किस एयरलाइन को हाल ही में संचालित करने की अनुमति दी है? तो यह है आकाशा एयर। नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 सितंबर 2023 को कहां से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया। तो ये जयपुर में किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। तो देखा जाए तो 24 सितंबर को भारत और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य है कि भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रक्रिया और विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करना है। इस पहल की घोषणा 23 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन पर
फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट नामक एक कार्यक्रम में की गई है। भारत संयुक्त राष्ट्र अभियान पहल से चल रहे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष से जुड़ेगा। इसके अंतर्गत पिछले 6 वर्ष से 61 देशों में चल रही 75 विकास परियोजनाएं हैं और इस अभियान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र भारत टीम और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच के जरिए सहयोग करेंगे। ये पहल भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने का काम करेगी और ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, एशिया एशिया में आपको इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया को छोड़कर, ठीक है, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर शामिल है। नेक्स्ट है 11वें IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। ठीक है, तो देखा जाए तो IBA का हो गया आपको IBSA का फुल फॉर्म हो गया इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 22 सितंबर को 11वां IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2023 के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। IBSA का मुख्य उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय को बढ़ावा देना है। ठीक है, और IBSA जो है वो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का डायलॉग फोरम है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सऊदी अरब ने 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 11 सितंबर को भारत और सऊदी अरब में ऊर्जा सहित 8 क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, कुल 8 क्षेत्र में पहला ये हो गया। दूसरा है डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सऊदी अरब के संचार और IT मंत्रालय और भारत के मेटी के बीच सहयोग ज्ञापन। फिर तीसरा है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC और सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के बीच समझौता, ये तीसरा हो गया। चौथा है आपको अभिलेख सहयोग के क्षेत्र में भारत और राष्ट्रीय अभिलेखागार और सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन के बीच सहयोग ज्ञापन। फिर पांचवा है आपको इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब के निवेश मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर सहयोग की रूपरेखा पर समझौता। फिर छठा आपको आ गया सऊदी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता। ठीक है, फिर है सिडबी और सऊदी अरब के SME बैंक के बीच लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। फिर अंतिम है आपका भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सऊदी अरब के खाड़ा जल रूपांतरण निगम के बीच समुद्री जल अलवणीकरण पर समझौता ज्ञापन। ठीक है, ये 8 समझौते। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ब्रिटेन द्वारा हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा। तो देखा जाए तो 10 सितंबर को ब्रिटेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु हरित जलवायु कोष के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और विश्व के कमजोर लोगों की मदद करने के लिए ये वित्तीय योगदान देने की घोषणा की है। इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य है विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयास में सहायता करना। हरित जलवायु कोष का प्राथमिक उद्देश्य है विकासशील देशों को विभिन्न जलवायु संबंधित लक्ष्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। इन लक्ष्यों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और गर्म होते ग्रह के परिणामों को अपनाना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है भारत के पहले UPI ATM का शुभारंभ। तो देखा जाए तो जापान की कंपनी है हिटाची पेमेंट
सर्विसेज। इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के साथ मिलकर देश का पहला व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। ठीक है, व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। इस कंपनी का जो नाम है वो है हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम दिया गया है। इसके जरिए ग्राहक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बिना यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते हैं। यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। गैर बैंकिंग संस्थानों द्वारा स्वामित्व एवं संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। नॉन बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के नियमों के अनुसार अधिकृत हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अमेजन ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया। ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, अमेजन एआई कंपनी एंथ्रोपिक, ठीक है, और $4 बिलियन तक का निवेश कर रही है और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप में अल्पमत हिस्सेदारी ले रही है। दोनों कंपनियों ने 25 सितंबर 2023 को इस साझेदारी की घोषणा की। अमेजन और एंथ्रोपिक ने कहा कि यह समझौता तथा कथित फाउंडेशन मॉडल विकसित करने के लिए एक व्यापक सहयोग का हिस्सा है। फाउंडेशन मॉडल को बिग लैंग्वेज मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। फाउंडेशन मॉडल को मानव कार्य से मिलते जुलते पाठ, चित्र और वीडियो उत्पन्न करने के लिए ब्लॉग पोस्ट जैसे ऑनलाइन जानकारी के विशाल पूल पर प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कैश फ्री भुगतान ने क्यूआर पर ऑटो पे लॉन्च किया। तो देखा जाए तो अग्रणी भुगतान और एपीआई बैंकिंग समाधान कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटो पे ऑन क्यूआर लॉन्च किया है। इस सेवा ने ग्राहकों को आवर्ती अधिदेशों के लिए साइन अप करके सदस्यता लेने में सक्षम बनाया है। कैश फ्री पेमेंट ऑटो पे ऑन क्यूआर का उद्देश्य है। ठीक है, ये समाधान सदस्यता आधारित व्यवसाय को ग्राहक अधिग्राहकों को जल्दी, निर्बाध और सुरक्षित रूप से भुगतान करने वाले ग्राहकों में परिवर्तित करना, ठीक है, ग्रहण बढ़ाने, प्रतिधारणा को समर्थन करने और तेजी से विकास की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। कैश फ्री पेमेंट्स का ऑटो पे ऑन क्यूआर सदस्यता आधारित व्यवसायों को विज्ञापन खर्च पर निवेश पर रिटर्न बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में है तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग। तो देखा जाए तो 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी तट के तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। ऑपरेशन सजग जो है वो तटीय सुरक्षा की अभिवृद्धि सुनिश्चित करने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया। यह समुद्री अभ्यास है, तटीय सुरक्षा तंत्र के पूर्ण मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाता है। इस अभ्यास के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाले सभी नौकाओं, नाव और छोटे जहाजों को आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किए गए पास की व्यापक जांच एवं सत्यापन किया गया। अभ्यास में सीमा शुल्क संगठन, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेनाओं सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया और अभ्यास में तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य के साथ मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कलर कोडिंग और तटीय मानचित्रण जैसे कई उपाय शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सिम्बेक 2023 अभ्यास। तो देखा जाए तो 21 से 24 सितंबर के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के द्वारा वार्षिक नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स 23 आयोजित किया गया। इसके हार्बर चरण में व्यावसायिक विचार विमर्श, क्रॉस डेक दौरे तथा समुद्री चरण में वायु सुरक्षा, तोप फायरिंग, पनडुब्बी रोधी और अन्य समुद्री अभियानों के अभ्यास शामिल थे।
हार्बर चरण का उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता और आपसी समझ को बढ़ाना। इस अभ्यास में रणविजय, कवारती और सिंधु केसरी तथा लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81 ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। तो देखा जाए तो 20 से 21 सितंबर को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज और विमान के साथ पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। और ये त्रिपक्षीय अभ्यास जो है वो 3 समुद्री देश को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भाग लेने वाले नौसेना को एक दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। अभ्यास में जो चालक दल के प्रशिक्षण और अंतर संचालिता को बढ़ाने के लिए जटिल सामरिक और युद्ध अभ्यास तथा हेलीकॉप्टरों की क्रॉस डेट लैंडिंग आयोजित की गई। और नेक्स्ट है INS निरीक्षक के गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। INS निरीक्षक ने लिया है भाग गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास में। तो देखिए 15 से 21 सितंबर को इस अभ्यास का आयोजन किया गया, श्रीलंका के त्रिकोणामली में किया गया। और भारतीय नौसेना के गोताखोर सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है INS निरीक्षक ने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास के तहत भारत और श्रीलंकाई नौसेना की गोताखोर टीमों ने बंदरगाह और समुद्र में व्यापक रूप से गोते लगाए। देश में सर्वाधिक 257 मीटर की गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड INS निरीक्षक के नाम ही है। INS निरीक्षक भारतीय नौसेना का एक डाइव सपोर्ट और पनडुब्बी बचाव जहाज है। इसका निर्माण वर्ष जो है 1985 में मझगांव शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है समुद्र प्रहरी का प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास। तो देखा जाए तो 20 सितंबर को भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रहरी को थाईलैंड के खारोंग तोई बंदरगाह पर प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन किया। समुद्र प्रहरी अभ्यास जो है भारत की समुद्र विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इस अभ्यास ने भारतीय तटरक्षक बल के प्रदर्शन, प्रतिक्रिया क्षमताओं और इस क्षेत्र में प्रगति भारत की साझा प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया है। इस अभ्यास में थाईलैंड के समुद्री प्रवर्तन समन्वय केंद्र सहित सीमा शुल्क विभाग और रॉयल नेवी के प्रमुख कार्मिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास में वास्तविक जीवन में तेल प्रदूषण परिदृश्य के दौरान ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है इसी में कि टेबल टॉप अभ्यास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले जो सैन्य अधिकारी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर विचार विमर्श करते हैं और योजना का निर्माण करते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज है समुद्र प्रहरी अत्याधुनिक प्रदूषण प्रतिक्रिया तकनीक से लैस है। 9 अक्टूबर 2010 को इसे मुंबई में कमीशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वरुण 2023 नौसेना अभ्यास। तो देखिए जो वरुण 2023 है, एक्चुअली वरुण अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। ठीक है, और ये 21वां संस्करण था। 21वां संस्करण का भी ये दूसरा चरण था जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया। अभ्यास में भारत और फ्रांस के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास में संयुक्त संचालक, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने, आपसी अंतर संचालिता को बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की मांग की। वरुण 2023 का पहला चरण जो है वो 16 से 20 जनवरी 2023 को भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है INS सुमेधा। INS सुमेधा ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया। तो देखिए 6 सितंबर को INS सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने के लिए मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। 34 देशों की सैन्य अभ्यास 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक मिस्र के काहिरा पश्चिम एयर बेस में आयोजित किया गया।
ये एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक आयोजित सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्ति की ओर, यानी अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो भारतीय आईटी और प्रौद्योगिकी निकाय है, व्यापार निकाय नॉस्कॉम, जिससे नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं राजेश नाम्बियार, ये कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त हुए, तो ये हुए जय वर्मा। नेक्स्ट है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ये हुए हैं सुरेश गोपी, जो कि एक अभिनेता हैं। फिर है दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं धनंजय जोशी, जो कि दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता कंपनी समिट डिजिटल के प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक अधिकारी हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अस्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित हुए, तो ये हुए हैं निहार मालवीय, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए राहुल नवीन, ठीक है, राहुल नवीन। फिर नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के निदेशक यानी वित्त का जो निदेशक है उसमें शामिल हुए, तो ये हुए हैं जोशित रंजन सिकिदर। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है जियोर्जियो नेपोलिटानो, जो कि पूर्व कम्युनिस्ट नेता और इटली के पूर्व राष्ट्रपति 2006 से 15 रहे हैं। जियोर्जियो नेपोलिटानो 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है सरोजा वैद्यनाथन, वर्ष 2002 में पद्मश्री और वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। नेक्स्ट है गीता मेहता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात लेखिका और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है इयान विल्मुट। इयान विल्मुट जो है वो विश्व के प्रथम क्लोन स्तनपायी प्राणी डॉली नामक भेड़ के निर्माताओं में से एक ब्रिटिश वैज्ञानिक इयान विल्मुट का निधन हो गया। अगला है उस्ताद अली जकी हैदर। प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। नेक्स्ट है डेनिस ऑस्टिन, पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का 1 सितंबर 2023 को कैलिफोर्निया में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है विलियम फ्राइडकिन, ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। अब आते हैं खेलकूद में, प्रतियोगिता दर्पण का खेलकूद देखा जाए तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला। देखिए 7 सितंबर को अमेरिका में यूजिन में डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक से चूक गए और यहाँ उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसके लिए उन्हें रजत पदक दिया गया। स्वर्ण पदक विजेता हैं याकूब वाडलेज, जो कि चेक गणराज्य के हैं। 84.24 मीटर की दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था और नीरज चोपड़ा द्वारा जो प्राप्त की गई दूरी है वो है 83.80 मीटर। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है बर्लिन मैराथन 2023। ये 24 सितंबर को हुआ बर्लिन मैराथन 2023 का, ठीक है, जिसकी कुल दूरी थी 42.195 किलोमीटर, ठीक है, ये फुल मैराथन था। और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में जो विजेता हैं यह एलियूड किपचोग, जो कि कीनिया के हैं। इन्हें 2 घंटे 2 मिनट 42 सेकंड का समय लगा। सेकंड स्थान पर रहा विंसेंट केमोई, ये भी कीनिया के थे, 2 घंटे 3 मिनट 13 सेकंड लगा। तीसरे स्थान पे थे टाडेसे टाकेले, इथोपिया के, इन्हें 2 घंटे 3 मिनट 24 सेकंड लगा। महिला वर्ग में देखें तो टिगिस्टा असीफा इथोपिया की है, विश्व रिकॉर्ड बनाई 2 घंटे 11 मिनट 53 सेकंड का। और शीला चेपकिरोई कीनिया के हैं, 2 घंटे 17 मिनट 49 सेकंड में इन्हें प्राप्त किया। फिर तीसरे स्थान पर है मैगडालेना साउरी तंजानिया के, 2 घंटा 18 मिनट और 41 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला 2023। तो अगस्त सितंबर 2023 में 3 टी20 और 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और ये टी20 श्रृंखला की विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया 3-0 से। ओडीआई श्रृंखला के विजेता है दक्षिण अफ्रीका 3-2 से, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड न्यूजीलैंड श्रृंखला 2023। तो अगस्त सितंबर 2023 में 4 टी20 और 4 एक दिवसीय मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा पर गया।
और देखा जाए तो टी20 मैच की जो श्रृंखला थी वो 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। 4 टी20 थी, 2-2 की बराबरी पर रही। और वनडे जो थी ओडीआई श्रृंखला, उसमें इंग्लैंड ने 3-1 से जीत हासिल की। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत 8वीं बार क्रिकेट एशिया कप का विजेता। तो देखा जाए तो 30 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में पुरुषों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 16वां एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में संपन्न हुआ। देखा जाए तो ये पाकिस्तान की मेजबानी में थे, लेकिन पाकिस्तान में सभी मैच नहीं हुए थे। कुल 13 मैच हुए थे इस टूर्नामेंट में, जिसमें मात्र 4 मैच ही पाकिस्तान में खेले गए और 9 मैच श्रीलंका में खेले गए। ठीक है। विजेता जो टीम थी वो थी भारत और उप विजेता टीम थी श्रीलंका। ठीक है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मोहम्मद सिराज भारत के। इन्होंने 21 रन दे के 6 विकेट लिए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए कुलदीप यादव भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। और इसी में आगे है कि भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे रोहित शर्मा और टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर थे वो थे शुभमन गिल। 302 रन उन्होंने बनाया था, भारत के खिलाड़ी है। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो प्लेयर थे वो थे मथीसा पथिराना। ये 11 विकेट इन्होंने लिया था, श्रीलंका के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला भारत ने जीती। तो देखा जाए तो सितंबर 2023 में भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली थी और श्रृंखला के विजेता भारत रहा 2-1 से। इस श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे केएल राहुल। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए शुभमन गिल भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 9 गेंद में अर्धशतक। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने युवराज सिंह का 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भंग किया। तो देखा जाए तो 27 सितंबर 2023 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया। और कहा तो ये एशियाई खेलों में बनाया। एशियन गेम्स हो रहे थे मंगोलिया के विरुद्ध इन्होंने बनाया था। ठीक है, चाइना में हो रहा था एशिया गेम्स और वहां मंगोलिया के विरुद्ध इन्होंने एक मैच में 9 गेंद पर ही मार दिया अर्धशतक। किसने? तो दीपेंद्र सिंह एरी ने, नेपाल के प्लेयर हैं। ठीक है। और युवराज सिंह ने 16 वर्ष पुराना इनका रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, जिन्होंने 12 गेंद पे अर्धशतक बनाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक। तो देखा जाए तो 27 सितंबर 2023 को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक जो बनाने का विश्व रिकॉर्ड है वो नेपाल के कुशल मल्ला का हो गया। हांगजाओ में 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने बनाया था। ठीक है। यहाँ उन्होंने मात्र 34 गेंदों पर शतक बनाया। साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर थे जिन्होंने 35 गेंद पर शतक बनाया था, उनका रिकॉर्ड टूट गया और इन्होंने 34 गेंद पर शतक बना दिया, कुशल मल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर। सबसे बड़ा टीम स्कोर देखा जाए तो 27 सितंबर को हांगझाओ में ही नेपाल और मंगोलिया के बीच जो एशियाई खेल हुए थे, मंगोलिया एशियाई खेलों में जो मैच हुए थे, ठीक है, नेपाल और मंगोलिया के बीच, और वहां नेपाल की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए। ये तीनों रिकॉर्ड जो है एक ही मैच में बने। ठीक है। और मंगोलिया का ये मात्र पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। जहां तक कि नेपाल का देखा जाए तो ये 57वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। ठीक है। देखिए, ये 20 ओवर में 3 विकेट पर जो 314 रन बनाया, इन्होंने अफगानिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के विरुद्ध 278 रन बनाए थे। ठीक है, नेपाल ने उन्हें भंग कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी ओपन टेनिस 2023। तो देखा जाए तो 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 को वर्ष 2023 का टेनिस का अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमेरिकी ओपन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 जो था वो 28 अगस्त से 10 अगस्त तक था, 10 सितंबर तक था न्यूयॉर्क सिटी में। विजेताओं में देखें तो पुरुष एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता रहे डैनियल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में विजेता है कोको गॉफ अमेरिका के। उप विजेता है आर्याना सबलेंका बेलारूस के। पुरुष युगल में जो विजेता है वो है राजीव राम अमेरिका का और जो सैलिसबरी ब्रिटेन का। उप विजेता है रोहन बोपन्ना भारत का और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया का। फिर महिला युगल में जो देखा जाए तो विजेता है गैब्रियल ड्रोबोस्की कनाडा और एरियन रूट लिफ न्यूजीलैंड का। उप विजेता है लारा सिगमुंडा जर्मनी का और वेरा जोवानोवा रूस का।
मिश्रित में देखें तो विजेता है अन्ना डानिलीना कजाकिस्तान और हैरी हैलियोवारा फिनलैंड के। उपविजेता है जेसिका पेगुला और ऑस्टिन क्राजिसेक, ये दोनों अमेरिकी हैं, उपविजेता रहे मिश्रित युगल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहन बगान, रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल का विजेता। तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के दौरान एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट कप जो है वो है डूरंड कप। उसका 132वां संस्करण के लिए 24 टीमों के बीच मैच खेला गया। मैच हुए कोलकाता में, गुवाहाटी में और कोकराझार में। फाइनल में विजेता रहे मोहन बगान 1-0 से। रिकॉर्ड 17वीं बार जीता इन्होंने। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान दोनों ही इससे पूर्व 16-16 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। ठीक है, उपविजेता थी आपको ईस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हांगकांग बैडमिंटन ओपन 2023। 12 से 17 सितंबर को हांगकांग में 33वें हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता है जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के। उप विजेता है केंटा निशिमोटा जापान के। महिला एकल वर्ग में विजेता है अकाने यामागुची जापान के और उप विजेता है झांग यीमान चीन के। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चीनी ओपन बैडमिंटन 2023। तो देखा जाए तो 10 सितंबर 2023 को चीन के चंगजू में चीन ओपन बैडमिंटन संपन्न हुआ और पुरुषों का एकल खिताब विजेता जो थे वो है विक्टर एक्सलेसन, ये डेनमार्क के हैं, और उप विजेता है लू गुआंगझू चीन के। सुपर 1000 स्तर के इस टूर्नामेंट में महिलाओं की एकल खिताब विजेता आन से यंग है, दक्षिण कोरिया की हैं, और उप विजेता अकाने यामागुची जापान की हैं। नेक्स्ट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 7 से 10 सितंबर को दक्षिण कोरिया में प्योंगचांग में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप संपन्न हुआ। सभी स्पर्धा में देखा जाए तो सभी 7 स्पर्धाएं थी। स्वर्ण पदक चीन के ही हाथ रहा और भारत की पुरुषों की टीम ने शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान गनासेकरन थे और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतिम पंघाल, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की 8वीं महिला पहलवान। तो देखा जाए तो 16 से 24 सितंबर को पुरुषों व महिलाओं की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ सर्बिया में बेलग्रेड में, और भारत के लिए केवल एक कांस्य पदक हिसार हरियाणा की 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल भारत की 8वीं महिला पहलवान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सितंबर माह में 3 फॉर्मूला 1 रेस, इटालियन, सिंगापुर, जापानी ग्रैंड प्रिक्स। देखा जाए तो 17 सितंबर को हुआ था सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें विजेता रहे कार्लोस सेंट जूनियर फरारी टीम के। 3 सितंबर को हुए थे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें विजेता रहे मैक्स वर्स्टापन रेडबुल के। 24 सितंबर को हुए जापानी ग्रैंड प्रिक्स, विजेता रहे मैक्स वर्स्टापन रेडबुल के। और इस वर्ष लगातार 10 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड मैक्स वर्स्टापन ने अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार मोटर बाइक रेसिंग मोटो जीपी का आयोजन। तो 22 से 24 सितंबर को हुआ मोटरसाइकिल रोड रेसिंग का सर्वोच्च ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी का आयोजन भारत में पहली बार हुआ। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर हुआ। विभिन्न देशों के 20 रेसरों ने मोटो जीपी में भाग लिया था और मोटो जीपी में पहले स्थान पर रहे मार्को बेजेकी रहे, ठीक है। और मुनी वीआर 46 टीम इटालियन के रेसर हैं ये। देखा जाए तो मोटो जीपी के साथ संपन्न मोटो 2 और मोटो 3 रेसों में स्पेन के क्रमशः पेड्रा एकोस्टा और जामे मासिया विजेता रहे, ठीक है। भारत वो 31वां देश है जहां मोटो जीपी का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023। जहां देखा जाए तो ये 14 से 17 सितंबर को हुआ था। 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 का आयोजन उत्तराखंड के टिहरी झील में हुआ, जहां 14 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ मध्य प्रदेश इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा। 9 स्वर्ण, 4 रजत सहित 13 पदकों के साथ सेना का दूसरा
और 4 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य के साथ कुल 15 पदक के साथ ओडिशा का तीसरा स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब आते हैं खेलकूद में। ये क्रॉनिकल का खेलकूद देखा जाए तो पहला है कि एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण जीता। तो देखिए 25 सितंबर को 19वां एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में ये पहली बार भाग लिया था और इस जीत के साथ एशियाई खेल के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला पदक जीता है। और ये 19वें एशियाई खेल जो है वो चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व कप 2023। तो देखा जाए तो ये 12 से 19 सितंबर तक आईएसएसएफ विश्व वर्ल्ड कप जो है 2023 का आयोजन हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इस विश्व कप में कुल 16 भारतीय निशानेबाजों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। जो पदक भी जीता है वो है इलेवेनिल विलारिवन जो कि स्वर्ण जीत चुके हैं 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। और विलारिवन का यह दूसरा व्यक्तिगत विश्व पदक है। और फिर है निश्चल जो कि रजत पदक जीत चुके हैं महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मोहम्मद सिराज एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1। तो देखा जाए तो आईसीसी के द्वारा जो जारी की गई जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज जो है वो एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और 17 सितंबर 2023 को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद मोहम्मद सिराज एक बार फिर विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। एशिया कप में 12.20 के औसत से 10 विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज हैं सिराज जो 8 पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंचे हैं। ठीक है। और देखा जाए तो नवीनतम जो एक दिवसीय रैंकिंग है उसमें टॉप 5 गेंदबाजों का नाम देखें तो पहले स्थान पे भारत के हैं मोहम्मद सिराज, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड, तीसरे स्थान पे है ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के, चौथे स्थान पे है अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और 5वें स्थान पे है राशिद खान अफगानिस्तान के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सिमोन हालेप पर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध। तो देखा जाए तो 12 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोमानिया के खिलाड़ी सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण पेशेवर टेनिस से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए अब सिमोना हालेप जो है वो 6 अक्टूबर 2026 तक पेशेवर टेनिस में भाग नहीं ले सकेंगी, उसके लिए वो अयोग्य हो गई हैं। और रोमानिया खिलाड़ी जो है वर्ष 2022 में यूएस ओपन रॉक्स डस्टेड से पॉजिटिव पाए गए थे और इसी कारण से उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने 5वीं बार व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती। देखा जाए तो 10 से 11 सितंबर को चैंपियनशिप पुणे के वालेवाड़ी में आयोजित की गई और महाराष्ट्र में कर्नाटका को 31-10 से के अंतिम स्कोर के साथ हराकर ये 5वीं राष्ट्रीय रग्बी व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 जीती है। ठीक है। और देखा जाए तो भारतीय रग्बी फुटबॉल में, ठीक है, भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ ने व्हीलचेयर रग्बी फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के सहयोग से चैंपियनशिप का आयोजन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विराट कोहली। विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो देखा जाए तो 11 सितंबर को एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जो मैच था उसमें कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित किया। कोहली ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने 267 पारियों में जबकि सचिन ने 321 पारियों में 13,000 रन बनाए थे। ठीक है। कोहली 13,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले विश्व के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली जो है वो वनडे में 13,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में किया गया। विजेता थे जर्मनी पहली बार और उपविजेता थे सर्बिया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया था। कनाडा ने कांस्य पदक जीता, जो कि विश्व कप के इतिहास में उसका यह पहला पदक था। ठीक है। और फिर लातविया, दक्षिण सूडान, जॉर्जिया ने पहली बार विश्व कप में भाग लिया, जिसमें लातविया शीर्ष 5 में रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 1 से 10 सितंबर तक अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप भूटान के थिम्पू में आयोजित की गई और इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। विजेता थी भारत और 5वीं बार भारत विजेता रहा। उप विजेता है बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहा सूरज सिंह। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मोहम्मद अरबाज बने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023। तो 2 सितंबर को ओमान के सलाल में पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 संपन्न हुआ है। विजेता है भारत पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से और उप विजेता है पाकिस्तान। भारत इस जीत के साथ FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में भी प्रवेश कर लिया है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विजेता रहा मनिंदर सिंह भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत की किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता। तो 10 सितंबर 2023 को किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकासाही में ताकासाही को ताकाहाशी को ठीक है कू ताकाहाशी को हराकर इंडोनेशियाई मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल खिताब जीता है। जनवरी 2023 में किरण ने थाईलैंड ओपन में चीन के खिलाड़ी सी यूकी और होंग यांग को हराया था। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं डूरंड कप की ओर। 3 सितंबर को मोहन बगान ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप फुटबॉल 2023 कप जीत लिया। मोहन बगान SG डूरंड कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। दैमेत्री पेट्राट्रॉस ने मोहन बगान की तरफ से एकमात्र गोल किया है। ठीक है। देखा जाए तो गोल्डन ग्लव पुरस्कार मिला है विशाल कैथ को, जो कि मोहन बगान के हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है डेविड लाल हलानसंगा को, जो कि मोहम्मडन SC के खिलाड़ी थे। और गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है नंद कुमार शेखर को, जो कि ईस्ट बंगाल FC के खिलाड़ी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। तो देखा जाए तो 18 सितंबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की यह उपलब्धि जो है वो चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीतने के बाद प्राप्त हुई। पुरुष हॉकी टीम नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा और बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की रैंकिंग में नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम 7वें स्थान पर रही। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस की ओर। दिवस में देखा जाए तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, जिसका थीम या विषय कहा जाए तो सभी के लिए किफायती स्वास्थ्यवर्धक आहार। फिर 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, जिसका थीम या विषय कहा जाए तो वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए नारियल क्षेत्र को कायम रखना। 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस। फिर 8 सितंबर को मनाया गया विश्व साक्षरता दिवस, जिसका थीम था परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। 9 सितंबर को मनाया गया है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ये हमेशा सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जिसका थीम है डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिसका थीम है कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस यानी सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है 15 सितंबर को ही कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना।
16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस, जिसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन। 16 सितंबर को यानी सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया है आपको अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जिसका थीम है रोगी की सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को मनाया गया है अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर दिवस का थीम है ना कभी बहुत जल्दी ना कभी बहुत देर। 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा थीम था। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर 23 सितंबर को मनाया गया है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। 24 सितंबर को मनाया गया विश्व नाड़ी दिवस, नदियों का अधिकार थीम है। 26 सितंबर को मनाया गया विश्व गर्भ निरोधक दिवस, जिसका थीम था विकल्पों की शक्ति। 26 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जिसका थीम है वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस, जिसका थीम है पर्यटन और हरित निवेश। 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, जिसका थीम है सभी एक के लिए, एक स्वास्थ्य सभी के लिए। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, जिसका थीम है हर दिल के लिए दिल का प्रयोग करें। 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसका थीम था अनुवाद मानवता के लिए, मानवता के अनेक चेहरों को उजागर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर कर सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ सेक्शन से। ठीक है, और पीडीएफ में आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल इन दोनों की वीडियो को डेटा को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।